अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये बहुत अहम वीडियो है आप सभी के लिए। हम कौन कौन सी 10 गलतियाँ उर्दू के इम्तिहान में कर जाते हैं, जवाब किस तरफ से देना है, क्या एक लाइन छोड़कर हम लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम इम्तिहान में उर्दू कैसे लिखें और हम किन बातों का ख्याल रखें। तो चलिए हम सीधे सीधे बताते हैं। मान लिया कि आपको एग्जाम में कॉपी मिलती है, इस तरह की कॉपी एक मिलती है आपको। तो कॉपी को आप क्या करते हैं, ये प्रिंटेड होता है, यहाँ पर आपका नाम, नेम वगैरह, रोल नंबर, ये क्लास, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी प्रिंटेड होती हैं। तो अब तो ऐसा कुछ लिखना नहीं है, तो ये कवर रहता है जिस पर आपका नाम प्रिंट रहता है, इसको आप देख लें, ये मेन पेज होता है ये। इसी तरह कॉपी को अगर हम सीधे उलट देंगे तो ये सबसे आखिरी पेज होगा। तो ये दोनों पेज, इस पर तो लिखना है नहीं, इस पर तो लिखना है नहीं, और इस पर तो लिखना है नहीं, ये तो आप जानते ही हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग लिखना शुरू कर देते हैं, जो गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं कहता हूँ। लेकिन आप सवाल कर पूछते हैं कि जब उर्दू मिले तो उर्दू को हम इधर से लिखेंगे यानी लेफ्ट साइड से लिखेंगे या फिर राइट साइड से लिखेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि उर्दू जब भी लिखें तो वो राइट साइड से लिखें, क्योंकि उर्दू दाहिने तरफ से लिखी जाती है। तो उसके लिए क्या करें, एक पेज तो आप इसको हटा ही दें, और कहीं पर आप ये नोट कर दें कि जवाबात पिछले सफ़ा से दिए गए हैं। जवाबात पीछे, मतलब अगर आपकी कॉपी को चेक करने वाले अगर आपका फर्स्ट पेज खोलेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, तो वो समझ जाएंगे कि जवाब पीछे से दिया गया है, उनको परेशानी नहीं होगी। अगर नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, ये भी जान ले, क्योंकि चेक करने वाले खुद ही इतने एक्टिव होते हैं, इतने होशियार होते हैं कि वो जानते हैं कि उर्दू दाहिने तरफ से लिखी जाती है, तो दाहिने तरफ से भी बच्चे लिखे होंगे। तो आपको उर्दू इधर से लिखनी है। अब यहाँ पर देखें, सबसे लास्ट पेज है, इस पर भी आप लिख दें कि जवाबात इस तरफ से दिए गए हैं, कि अगर वो कॉपी देखें तो उनको ढूंढने की ज़रूरत न पड़े। ये उनके लिए है जो कॉपी चेक करने वाले, मान लिया कोई नए नए मिल जाते हैं, उनको थोड़ी सी परेशानी होती है, तो उनके लिए ये सब दिया गया है। जो पुराने होंगे उनको तो पूरी तरह से पता है कि जवाब किधर से लिखा जाता है। अब जो मैं ख़ास बात बताने जा रहा हूँ, बहुत चौंकाने वाली बात, कि मैं उर्दू एक लाइन छोड़कर क्यों लिखता हूँ। मैं उर्दू एक लाइन छोड़कर क्यों लिखता हूँ, इसके बारे में मैं बात करूँगा आपसे। तो यहाँ आप देखें, मैंने कुछ लिखा है, जैसे कर, गुम, अगर, दीगर, उसके बाद है अलम या इल्म, कुछ भी कहें, करम, मंजर, बलम। तो आपने देखा इसके लिए 4 लाइन लगी है, 3 लाइन खर्च हुई, 1 2 3, क्योंकि काफ सबसे ऊपरी लाइन से शुरू है और बीच से होते हुए नीचे तक ये हर्फ आता है। गुम में भी देखें यही है, अगर, दीगर, ये सब 3-3 लाइन में आ रहा है। तो अगर हम लिखें, मेरे पास एक कलम है, इधर आओ, सवाल मत करो, गालिब बड़े शायर हैं, गलत लिखा गया, गालिब बड़े शायर हैं, सितम मत करो, आखिर वो आ ही गया सुनो। तो अब देखिए यहाँ पर, मेरे पास एक कलम है, ये कलम का मीम नीचे आ गया। अगर इसी के नीचे हम लिखते हैं कि सितम मत करो, तो आपने देखा ये मीम ते से जुड़ गया, तो ये देखने में बदसूरत लग रहा है। यहाँ देखें, यहाँ मैंने ऊपर लिखा था इधर मत आओ, तो इधर की रे यहाँ तक है, और यहाँ पर आखिर लिखा था तो आखिर का अलिफ इस रे से जुड़ गया, सट गया, जिससे ये भद्दा लग रहा है। कभी कभी तो ये हर्फ ही एक अलग हर्फ बन जाता है, जिससे मानी बिगड़ जाता है। ये मेरा ख्याल है, और मेरे ख्याल से सब मुत्तफिक हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन मैंने मैट्रिक से लेकर जो मास्टर डिग्री तक इम्तहान दिए हैं, उसमें मैंने एक लाइन छोड़ के ही लिखा है। हाँ, मास्टर डिग्री में मैंने नहीं लिखा, क्योंकि इसमें एक और ख्याल रखना है कि आपके पास जितनी कॉपी है उतनी कॉपी में ही आपको जवाब देना है। अगर आपके पास मटेरियल बहुत है, यानी आपके जहन में बातें बहुत सारी हैं, और कॉपी आपको लगता है कि कॉपी कम है, तब तो वहाँ एक लाइन नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि ऐसा ना हो कि 5 सवाल
5 सवालात के जवाब देने हैं और आपकी कॉपी 3 ही सवालात में भर गई। फिर 2 सवालात के लिए क्या करेंगे आप? तो ये मैट्रिक में नहीं, इंटर में नहीं, बल्कि ये ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री में अक्सर इस तरह की बातें होती हैं। तो मैंने मास्टर डिग्री में जो लिखा था वो लाइन नहीं छोड़ी थी मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना था मेरे पास, मेरे जहन में बातें भी बहुत थी, तो वहाँ मैंने नहीं छोड़ा था और मैंने पूरी कॉपी भर दी थी। तो ये शर्त है कि आप एक लाइन छोड़कर लिख सकते हैं, लेकिन तब लिखेंगे जब आपको एहसास हो जाए कि आपको नई कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप जान लें। अब देखें, तो यहाँ आपने क्या सीखा? हाँ बिल्कुल, एक लाइन छोड़कर लिख सकते हैं, लेकिन नई कॉपी लेने की नौबत ना आए तब। दूसरा जो पॉइंट मैंने दिया है वो पॉइंट है कि हमेशा लाइन के ऊपर लिखें। जी ये बहुत अहम है, हमेशा लाइन के ऊपर लिखें। जैसे ये उर्दू है, ये आपने देखा कि मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ लाइन के ऊपर ही लिख रहा हूँ, लाइन के इधर उधर कुछ नहीं है, हमेशा लाइन के ऊपर है। ये इसके ऊपर लिखें। कुछ लोग लिखते हैं नून, तो ऐसे कर देते हैं नून। जैसे एक फ्रेश पेज पे मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग लिखते हैं नून, लिखते हैं तो नून कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। देखिए बीच में हो गया। काफ लिखेंगे तो काफ ऐसे लिख देते हैं, बीच में हो गया। इसी तरह लाम लिखेंगे, लाम ऐसे लिख देते हैं, जबकि ऐसे नहीं हो। नून जब भी लिखेंगे तो लाइन के ऊपर, काफ लिखेंगे तो लाइन पर, और लाम ये लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए। लाइन के नीचे सिर्फ दो हर्फ जाते हैं, रे और मीम। ये भी अगर किसी से जोड़ते हैं तो, जैसे कर, जैसे गम, मीम में जुड़ा, कोई हर्फ जुड़ा, तब ये लाइन के नीचे आएंगे। इसके अलावा कोई ऐसा लफ्ज है ही नहीं जिसको लाइन के नीचे लिखा जाए। आप पूरा देख लें, यहाँ पर जवाबात पिछले सफ़ा पर दिए गए हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना, कोई भी लाइन के नीचे है? लाइन के नीचे कुछ नहीं है। तो जब भी लिखें लाइन के ऊपर लिखें, ये बहुत अहम है, बहुत ख़ास है आपके लिए। चलिए फिर हम देखते हैं अगला क्या है। तो आगे है सीधा निशान। ये बहुत अहम है। सीधा निशान यानी सीधा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, और बराबर का निशान एकदम बराबर होना चाहिए। कुछ लोग आम लिखेंगे, यहाँ मैंने दे दिया है चौथे पर, इसको समझ लें। तो सीधा निशान जब भी लेना है तो एकदम सीधा लेना है, बराबर का निशान एकदम सीधा बराबर में लेना है। निशान एकदम सीधा होना चाहिए ताकि देखने में खूबसूरत लगे। जैसे एक बच्चे ने आम लिखा, मैंने ही लिखा। चलिए ये देख रहे हैं, ये अलिफ, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। मीम का ये देखिए, ये टेढ़ी लकीर, क्या ये देखने में सही लग रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इस तरह लिखें, अलिफ जब भी हो एकदम सीधे निशान में हो, मीम जब भी हो सीधे निशान में हो, तो इस तरह लिखेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। एक बहुत अहम बात आप सभी लोगों से कहना है कि उर्दू में कोई कर्सिव राइटिंग नहीं होती। जैसे दिस इज अ बॉल अंग्रेजी में आप लिख देते हैं, टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी हो आप लिख देते हैं। उर्दू में जब भी लिखना है आपको सीधा लिखना है, इसमें टेढ़ा नहीं होना चाहिए। उर्दू बहुत नफासत की ज़बान है, इसमें लिखने में भी ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो उर्दू में कोई कर्सिव राइटिंग नहीं। अलिफ लिखेंगे तो अलिफ ऐसे नहीं होकर अलिफ को ऐसे लिखना है। रे ऐसे करके लिख देते हैं, रे ऐसे नहीं, ऊपर एकदम सीधा और यहाँ पर इस तरह लिखने की एक अलग वीडियो है, उर्दू हम कैसे लिखें, ये वीडियो मैंने बना दी थी बहुत पहले। ये सिर्फ और सिर्फ इम्तहान पर बनाई गई वीडियो है कि आप इम्तहान जब लिखेंगे तो क्या ख्याल रखेंगे। चलिए अब आते हैं सवाल का जवाब हम कैसे देंगे। 6 नंबर में है खत और दरखास्त मुकम्मल एक सफ़ा पर लिखें। जी बिल्कुल, मान लिया कि आपने कुछ जवाब दिया, वो जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक ख़त्म हो गया और यहीं से आप ख़त लिखना शुरू कर देते हैं, यहाँ से ख़त लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आप कोई दूसरा जवाब दे दें कोई दूसरा जवाब दे दें और जो नया पेज आपको मिलता है उस नए पेज में ऊपर से आप ख़त लिखें, जो पूरा एक सफ़े पर आपका ख़त हो, और आपने जो दरख्वास्त लिखी है वो भी एक सफ़े पर हो, ये भी याद रखें। एक सफ़े में ख़त हो और एक सफ़े में दरख्वास्त भी जब लिखना है तो एक सफ़े में इस तरह लिखिए कि पूरा ऊपर से नीचे तक एक सफ़े में आ जाइए। ये ख़त और दरख्वास्त के लिए है। आगे देखें, मजमून की जब शुरुआत करनी हो आपको, मजमून की शुरुआत,
तो मजमून की शुरुआत हमेशा नए सफ़े से करें। जिस तरह ख़त आपने लिखा तो ख़त ऊपर से आपने शुरू किया था, मजमून में भी जब लिखें आप तो मजमून की शुरुआत हमेशा नए सफ़े से करें। मान लीजिए यहाँ तक आके कोई जवाब ख़त्म हो गया, यहाँ तक आके कोई जवाब ख़त्म हो गया, आप यहाँ पर लिख देते हैं गाय पर मजमून। देखिए जवाब आपको आपका जवाब चेक भी होता है, आपको नंबर भी दिया जाता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा जो नंबर मिलता है वो इसके तरीक़े पर मिलता है। अगर आप तरीक़े से लिखेंगे तो मजमून यहाँ से शुरू ना करें, यहाँ पर कोई दूसरा जवाब दे दें, एक नया सफ़ा जो आपको मिले वहाँ ऊपर से यहाँ पर हेडिंग दे दें कि गाय पर मजमून। यहाँ पर दे दिया मैंने हेडिंग गाय पर मजमून, और जब ये लिखेंगे गाय पर मजमून तो यहाँ पर पूरा एक सफ़ा होना चाहिए, एक सफ़ा। अब इससे ज़्यादा अगर लिखना है तो अच्छी बात है, अब ज़्यादा लिखे तो कोई बात नहीं कि अगले सफ़ा में आप यहाँ तक लिख दें, यहाँ तक आपने लिख दिया और यहीं तक ख़त्म हो गया, इससे कोई बात नहीं। लेकिन शुरुआत, मैंने सिर्फ शुरुआत की बात की है, जब भी शुरुआत करेंगे तो वो नए सफ़े से करेंगे मजमून की। अब फिर आगे देखें हम, आपने देखा मुश्किल, यहाँ पे लिखा हुआ है मुश्किल, ये गलत है। देखें आप यहाँ नुक्ता को देखें, क्या ये तरीका है नुक्ता देने का? यहाँ देखिए नुक्ता दिया मैंने मुश्किल में, 3 नुक्ता अलग अलग। तो यहाँ पर इस पर भी ध्यान देना है कि नुक्ता जब भी हो वो अलग अलग हो। आप यहाँ देख सकते हैं कि नुक्ते की शक्ल क्या होगी। नुक्ता पर ख़ास तौर से ध्यान रखें, 2 नुक्ता के लिए ये निशान है या ये निशान है, और 3 नुक्ता के लिए ये 3 निशान अलग अलग से है, ये 3 निशान अलग है, यानी 2 हिस्से में। यहाँ पर एक बार 2 ऊपर दिया और एक ऊपर, ये दोनों इस्तेमाल हुआ। कुछ लोग देखिए इस तरह का नुक्ता देते हैं, ये सी बना दिया, ये पता नहीं क्या बना दिया, ये इस तरह बना के ऊपर एक डाल दिया। तो ये सब नुक्ता नहीं, नुक्ते से खूबसूरती होती है और ख़ूबसूरती का ख्याल रखें। नुक्ता जब दें कोशिश करें अलग अलग नुक्ता हो। उसके बाद आगे है 9वां सवाल, 9वां पॉइंट है इसका, शीन। देखिए यहाँ पर शीन है या सीन, यानी कुछ भी है, इस पर तवज्जो दें कि इसके अंदर क्या कहते हैं आप लोग इसको, इसको दंदाना कहते हैं। दंदाना खालिस उर्दू है, लेकिन मैं इसको कहता हूँ सोसा, क्योंकि बचपन से यही सुना है मैंने। तो ये जो 3 दंदाने हैं इस पर ख़ास तौर पर ख्याल रखें। शीन में 3 होते हैं, और जिस तरह आपने यहाँ पर देखा मुश्किल, कुछ लोग लिखने में ये नहीं देखते कि बीच में कितने दंदाने बन रहे हैं, लिख दिया मुश्किल, या देखिए मुश्किल मीम शीन एकदम सीधे डाले जा रहे हैं, कोई गिनती नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये छोटी बातें तो हैं, लेकिन नंबर आपका इसी से कटता है। अगर आपको इसमें परेशानी है कि इसको कौन गिने, तो देखिए मुश्किल लिखने का एक तरीका है, यहाँ मुश्किल मैंने लिख दिया मुश्किल, बस यहाँ से मुश्किल हो गया, कोई गिनती नहीं है, शीन को लंबी शक्ल में ले लिया। अब आखिरी है 10वां नंबर, ये गोलाई जो है ये उर्दू की पहचान है, ये जान लीजिए, गोलाई उर्दू की पहचान है और इसी से उर्दू तहरीर में खूबसूरती आती है। तो अगर आप इस पर ख्याल रख रहे हैं कि लफ्ज़ आपके खूबसूरत हो रहे हों, खूबसूरत हों, तो आप गोलाई का ख़ास तौर से ख्याल रखें। कैसे ख्याल रखें? देखिए मैंने यहाँ भी बताया है, नून जीम ये लाम ये सब है, ये सब गोलाई में लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर कुछ अल्फाज लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा जेल, देखिएगा यहाँ पर जेल, ये लाम की गोलाई देखिएगा इसको, और करीब कर दो जेल। इसी तरह लिखा मैंने मंदिर, इस गोलाई को देखिए आप। आसमान, मैं सिर्फ गोलाई के बारे में बात कर रहा हूं, आसमान, ये आप देख रहे हैं। उसी तरह समुंदर, गोलाई में देखें आप। उसके बाद आदमी, ये की गोलाई देखें। तो ये सब है जिस पर आपको ख़ास तौर से ध्यान देना है कि गोलाई इसकी पहचान है। इसी तरह मैं कुछ और लिखता हूँ, जो सीधे में लिखना है हमको, आलू, लाम भी सीधा लिफ भी सीधा। उसके बाद दाल, दाल देख रहे हैं, ये अलिफ और लाम एकदम सीधे निशान में है। उसके बाद ख्वाहिश,
अलिफ बिल्कुल सीधा। अगर शीन में दिक्कत हो आपको लिखने में तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि आपको गिनती की ज़रूरत न पड़े। और इतने अल्फाज में आपने देखा कि मैंने किसी को भी लाइन के नीचे नहीं लिया। कोई भी लफ्ज़ ऐसे नहीं जो लाइन के नीचे हो। आप कुछ भी बोलिए, मैं लिखता हूँ, वो लाइन के नीचे नहीं जाएगा। वीडियो लंबी हो रही है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।